आपको प्रयोग करना पड़ेगा। 8 से 10 नंबर अगर आपने इनको नहीं जान लिया, इसके बारे में नहीं समझ लिया, तो 8 से 10 नंबर सबसे पहले यही कट जाएंगे। मैं आज आपको सारे प्रयोग लिख करके खुद से देने वाला हूं। मान लो आप प्रोजेक्ट फाइल बना भी लिए और आपने मौखिक की तैयारी नहीं की, 5 नंबर आपका कटेगा। ये इस तरह से हमें लिखना होगा। तो हमारा उद्देश्य हो गया, आवश्यक उपकरण हो गया और रसायन हो गया। चित्र कुछ देखने को मिलेगा कि आपने ये थर्मामीटर लिया है, इसमें कैपिलरी ट्यूब को बांध दिया है और कैपिलरी ट्यूब में ये देखो कैपिलरी ट्यूब बांधी हुई है। ये आपने बीकर में लिक्विड पैराफिन रखा है, नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं और इस कैपिलरी ट्यूब में आपने कार्बनिक पदार्थ को डाल लिया है। तो इस प्रकार से आपका प्रयोग फाइल में चित्र भी बनेगा। प्यारे साथियों, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम आ चुके हैं अपने विद्याकुल लैब में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार बिहार बोर्ड का जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें आपको ऐसे ही नंबर नहीं दिए जाएंगे। उसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा, यानी जब आप लैब में जा करके अपने विद्यालय में प्रयोग करेंगे तब आपको 30 नंबर मिलेंगे। क्या है इसकी पूरी जानकारी, क्या है पूरी सूचना जानने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक छोटे से वीडियो में और जानते हैं क्या हुआ है प्रैक्टिकल में बड़ा बदलाव। तो दोस्तों, आप तो एकदम से डर गए होंगे, घबरा गए होंगे कि सर हमारे विद्यालय में तो आज तक हमने लैब कभी नहीं देखी, हमारे किसी भी शिक्षक ने आज तक एक भी प्रयोग हमसे नहीं करवाए, तो इस बेस पर तो हमें प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने कहा कि प्रयोग करने के बाद नंबर दिया जाएगा। तो क्या मैं ये समझूं कि रसायन विज्ञान के प्रैक्टिकल में मेरे 0 नंबर आएंगे? क्या मैं वास्तव में प्रैक्टिकल में फेल हो जाऊंगा? साथियों, ये आपके विद्यालय के शिक्षकों की जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आपके रसायन विज्ञान के प्रैक्टिकल में 30 में 30 नंबर आए। ये विद्याकुल के शिक्षकों की जिम्मेदारी है, घबराने की बात नहीं है, बस ध्यान से इस वीडियो को देख लेने की बात है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको 30 नंबर कैसे मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रयोगात्मक परीक्षा की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले आपके ये प्रयोग के 8 से 10 नंबर कटेंगे जो आपसे विद्यालय में कराए जाएंगे। जी हां, 8 से 10 नंबर अगर आपने इनको नहीं जान लिया, इसके बारे में नहीं समझ लिया, तो 8 से 10 नंबर सबसे पहले यही कट जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नमक विश्लेषण, जिसको सॉल्ट एनालिसिस कहते हैं, यहां से भी आपके 8 से 10 अंक कट सकते हैं यदि आपने इसकी जानकारी नहीं रखी तो। आगे अगर मैं बात करूं तो नोटबुक प्रोजेक्ट फाइल जो आप बना करके ले जाते हो, वहां से भी आपको 4 से 5 अंक मिलते हैं। यदि आपने नहीं बनाई तो 4 से 5 अंक ये भी कट जाएंगे। आगे की मैं चर्चा करूं तो वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रयोग और वाइवा में फर्क है। प्रयोग जो आप करते हो और वाइवा ये मौखिक होता है, जो एग्जामिनर आपसे किए गए प्रयोग से ही कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछ देता है कि भैया अगर आपने ये प्रयोग किया है तो इस प्रयोग में किस उपकरण का उपयोग किया गया है, आपने अगर इस प्रयोग को किया है तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला है, आपने सावधानियां क्या बरती हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे सीधा आपका एग्जामिनर पूछ देता है। अच्छा, यही नहीं, अभी और आगे आपको जानकारी देते हैं। साथियों, महत्वपूर्ण जो हमारे प्रयोग हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपने इन प्रयोगों की तैयारी कर ली तो समझ लीजिए आप 30 में 30 नंबर पा गए। लेकिन कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अम्ल क्षार का नाइट्रेशन, ऑक्सैलिक अम्ल और KMNO4 का टाइट्रेशन और नमक की पहचान मतलब सॉल्ट एनालिसिस, और उसके साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया की दर, कोलाइडी घोल का निर्माण, पीएच निर्धारण, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक, ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। अगर आपने ये 4-5 प्रयोग भी अच्छे से तैयार कर लिए तो 30 नंबर मिल जाएगा। लेकिन सर हम कैसे तैयार करें, हमें तो कुछ पता नहीं है। घबराइए मत, इसकी भी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आज आपको सारे प्रयोग लिख करके खुद से देने वाला हूं कि भैया इसको ले जाइए, अपनी फाइल भी बनाइए और मौखिक में क्या पूछेगा ये भी मैं आपको दे दूंगा कि भैया इतना पढ़ लीजिए, आपसे जो एग्जामिनर पूछेगा बता दीजिए। तो चलिए आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। वाइबा के लिए तैयारी कैसे करनी होती है, तो याद रख लीजिए वाइबा में कुछ चुनिंदा प्रश्न ही होते हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है। जैसे पहला प्रश्न पूछ लिया, प्रयोग का सिद्धांत क्या है, यानी जो आपने प्रयोग किया है इसका सिद्धांत क्या है।
किस सिद्धांत पर आपने प्रयोग किया, आपसे सिद्धांत पूछ लेगा। यही नहीं, उपकरणों के नाम बताइए कि किन किन उपकरणों का इस्तेमाल करके आपने इस प्रयोग को किया है। आपको उपकरण के नाम पता होने चाहिए। पता तो तब होंगे जब आपकी फाइल बनी होगी, जब आपने उस प्रयोग को पूरी तरह से प्रॉपर लिखा होगा। और नहीं लिखा है तो घबराइए मत, मैं हूं। आगे आइए, कौन से सूचक का प्रयोग किया गया, इंडिकेटर आपने कौन कौन से इस्तेमाल किए, यह भी बता दीजिए। यह सब मौखिक, मतलब डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर आपके सामने पूछ देगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके 5 नंबर भैया यहीं से चले गए। इसलिए भी इसको जान लेना जरूरी है। मान लो आप प्रोजेक्ट फाइल बना भी लिए और आपने मौखिक की तैयारी नहीं की, 5 नंबर आपका कटेगा। मौखिक बहुत जरूरी है। और मौखिक से कभी कभी एग्जामिनर, ज्यादातर जो हमारे बिहार बोर्ड में होता है, जितना मैं जानता हूं, एग्जामिनर आपसे मौखिक बात करा, उसने कुछ क्वेश्चन करे, अगर आपने उसके सही बिना हिचकिचाहट के जवाब दे दिए तो फिर वो आपको 30 में 30 नंबर देने पे विवश हो जाता है। भले ही आपने एक प्रयोग कम लिखा है तो भी उसे लगेगा कि यार ये वास्तव में ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बुद्धिमान है, इसको दे देना चाहिए। आगे में आ जाइए, सावधानियां कौन कौन सी आपने रखी, सावधानियां कौन सी बरती, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा। तो सर इस प्रयोग को हम लिखेंगे कैसे, आइए मैं एक प्रयोग के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक प्रयोग है, सबसे पहले मैं प्रयोग नंबर 1 शुरू करता हूं। इसका आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। आप फाइल में अपने लिखेंगे उद्देश्य कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों का गलनांक ज्ञात करना, कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों का आप गलनांक कैसे ज्ञात कर रहे होंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। अब आइए, घबराइए मत, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले तो आपको उद्देश्य लिखना है कि आप जो कार्बनिक यौगिकों का गलनांक ज्ञात करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिकों का गलनांक का निर्धारण आवश्यक उपकरण में रिटार्ट स्टैंड के साथ क्लैंप, थर्मामीटर और कैपिलरी ट्यूब, ये सारी चीजें लेकर के आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं। आगे फिर रसायन कौन से लेंगे ये भी बता दीजिए। तो दी गई कार्बनिक यौगिक और लिक्विड पैराफिन, मतलब जो हमारे पास उस समय कार्बनिक यौगिक हमको दिया जाएगा, जो हमें प्रयोग के दौरान मिलेगा, वो कार्बनिक यौगिक और साथ में लिक्विड पैराफिन। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, कार्बनिक यौगिक के गलनांक का निर्धारण। हमें कार्बनिक यौगिकों का गलनांक ज्ञात करना है, यह हमारा उद्देश्य हो गया। और इसके साथ साथ आवश्यक उपकरण क्या क्या हो गए, रिटार्ट स्टैंड के साथ क्लैंप, थर्मामीटर और कैपिलरी ट्यूब। ये इस तरह से हमें लिखना होगा। तो हमारा उद्देश्य हो गया, आवश्यक उपकरण हो गया और रसायन हो गया। अब आगे की जानकारी आपको इस तरह से लिखनी है, अपने प्रयोग के सिद्धांत को बताना है। कैसे बताओगे कि भैया एक कार्बनिक यौगिक का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी पिघल जाता है। और यही नहीं, पूरी तरह से प्रॉपर बताओगे, यह एक विशेष भौतिक गुण है जो यौगिकों की पहचान और विश्लेषण के लिए उपयोगी है। इस तरह से आप सिद्धांत लिखोगे। सिद्धांत लिख लिया सर, अब क्या करें। अब सिद्धांत लिखने के बाद कैसे किए हो ये प्रयोग, कैसे तुमने उस दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक ज्ञात किया है, उसकी पूरी प्रक्रिया भी आपको लिखनी पड़ेगी। और वो भी स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहला स्टेप कि एक छोर को गर्म करके कैपिलरी ट्यूब को सील कर देते हैं। और आप ये जान लीजिए, अगर आप पहले यूजर हैं तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। विद्याकुल ऐप में आप चले जाइए, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो कर लीजिए। आप लैब वाले सेशन में जाएंगे, मैंने कम से कम 15 से 17 प्रयोग खुद से लैब में रिकॉर्ड करके डाले। आपको पूरे बिहार में ये कहीं नहीं मिलेगा लैब की सुविधा। लेकिन आप जब जाओगे तो ये सारी चीजें जो यहां पे लिखी गई हैं, ये वहां पर मैंने करके दिखाया है। आप जा करके देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपने प्रयोग की। खैर, हम आते हैं, हमने जो पूरी प्रक्रिया अपनाई थी उस पूरी प्रक्रिया को लिखेंगे कि कैपिलरी ट्यूब में 1 सेंटीमीटर बारीक पिसे हुए कार्बनिक यौगिक को भर देते हैं, फिर एक धागे का उपयोग करके कैपिलरी ट्यूब को थर्मामीटर में बांध देते हैं, उसके बाद बीकर में पैराफिन तरल डालते हैं।
ये सारी प्रक्रिया हो गई दोस्त। इसके आगे कहानी क्या है? इसके आगे फिर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा सर? उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? कार्बनिक यौगिकों के गलनांक का निर्धारण, जो हमने शुरू में बताया था। ठीक है, आवश्यक उपकरण हमने आपको बता ही दिए हैं। अब देखिए, ये इस प्रकार से इसका चित्र कुछ देखने को मिलेगा कि आपने ये थर्मामीटर लिया है, इसमें कैपिलरी ट्यूब को बांध दिया है, और कैपिलरी ट्यूब में ये देखो कैपिलरी ट्यूब बांधी हुई है। ये आपने बीकर में लिक्विड पैराफिन रखा है, नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं, और इस कैपिलरी ट्यूब में आपने कार्बनिक पदार्थ को डाल लिया है। तो इस प्रकार से आपका प्रयोग फाइल में चित्र भी बनेगा। और परेशान मत होइए, ये सारे पीडीएफ 5 प्रयोग के, इन 5 प्रयोग के सारे पीडीएफ को मैं आपको दे देता हूं। इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको मिल जाएंगे। और अगर लिंक में ना भी मिले तो परेशान मत होना, चले जाना विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल में, 5 प्रयोगों की फाइल आपको मिल जाएगी। और 5 प्रयोगों की फाइल ही नहीं, साथ में मैं आपको मौखिक प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे हर प्रयोग से, ये भी मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना जानता हूं दोस्त। चलिए, अब इतना हो गया। अब भैया परिणाम बता दीजिए कि हमने जो कार्बनिक यौगिक लिया था उसका गलनांक कितना आया? 54 डिग्री सेल्सियस। आगे आओ। अब भैया ये सारे जो हमारा प्रयोग का प्रक्रिया थी, वो सारी प्रक्रिया है, परिणाम हमने लिख दिया। फिर निष्कर्ष में आ जाओ। निष्कर्ष क्या निकला तो उस पूरे निष्कर्ष को लिखा जाएगा, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं। अब हम चलते हैं वाइवा की तरफ और देखते हैं मौखिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास मौखिक प्रश्न पूछने के लिए इसी प्रयोग से दिए गए कार्बनिक यौगिकों के गलनांक का निर्धारण वाला जो प्रयोग है, इसी में से मौखिक क्या पूछेगा? ध्यान दीजिएगा, पहला मौखिक पूछेगा गलनांक क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। क्वेश्चन कर दिया आपसे, आप अब मुंह ऐसे शांति से मुंह लेके खड़े हैं। अगर आपको नहीं पता और पता है तो कर लेंगे, नहीं पता तो यहां से ये सारे पीडीएफ से याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे जो आपसे प्रयोग पूछता है मौखिक में, जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वो आपको बताने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ ही क्वेश्चन है। गलनांक क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, गलनांक परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं, गलनांक के मापन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, गलनांक के परीक्षण में त्रुटियां क्या हो सकती हैं, गलनांक के निर्धारण का महत्व क्या है, गलनांक के परीक्षण के बाद उपकरणों की सफाई कैसे करें, गलनांक का प्रयोग किन परिस्थितियों पर या किन स्थितियों में किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपके कौन पूछने वाला है? एग्जामिनर पूछने वाला है। तो दोस्तों घबराना नहीं है। और जहां तक रही बात कि इस बार सर प्रयोग होगा हमारे विद्यालय में कि नहीं होगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को और अपने बिहार के सभी विद्यालयों को जानता हूं, ऐसा अभी किसी भी विद्यालय में व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कुछ अपवाद स्वरूप विद्यालय होंगे, लेकिन जो हमारे गांव समाज के, हमारे जो घर के आसपास के विद्यालय हैं, हमने तो उनमें कभी लैब नहीं देखी है। अगर हो सकता है कि बिहार विद्यालय समिति कोई ऐसी सुविधा लेकर के आए जिसमें पोर्टेबल लैब बनवाए, और पोर्टेबल लैब बना करके आकस्मिक यानी तुरंत ही किसी विद्यालय में लगा करके बच्चों को प्रयोग कराए, पोर्टेबल व्यवस्था कर ले, तो उस व्यवस्था के लिए आप तैयार रहें। इसके लिए ये सारे पीडीएफ, ये सारी बातें मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो आपकी तैयारी रहने चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपके विद्यालय में लैब है, क्या आपने कभी अपने विद्यालय के लैब में कोई प्रयोग किए हैं, क्या आप अब इन प्रयोगों को लिख करके अपने 30 में 30 नंबर लाएंगे, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है? अब आप कमेंट में जरूर से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।